हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम आपको यूटेट सीटेट वगैरह के लिए जो है यहाँ पर मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने इससे पहले आपको 2 सेट जो है ऑलरेडी हम दे चुके हैं। आज ये तीसरा सेट है, इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को हम लेते हैं दोस्तों जो आपके यूटेट सीटेट में तो काम आते हैं। अगर आप फ्यूचर में LT और लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी करते तो उसके लिए भी आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और उस पर हम जो उसको क्लियर करेंगे डिटेल से, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन आपने वीडियो का जरूर देख लेना है। देखिए, पहला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में समायोजन करने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, भाषाई विकास, ठीक है, भाषाई विकास की वजह से क्या हो जाता है, वो अपने वातावरण में, जैसे उसका वातावरण, उसका समाज परस्पर बदल रहा है तो उस पर वो समायोजन कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब होगा प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत तो होता है, विकास क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। तो उसके बाद परस्पर संबंध का सिद्धांत है। जितने भी विकास होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास वगैरह, ये सभी क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आगे देखते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो कैसे कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है? देखिए भाई, जो आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको जो है, उनकी जो भी भाषा है, उनकी जो भी परंपरा है, जो भी उनके सांस्कृतिक तत्व हैं, ठीक है, जो भी उनका सांस्कृतिक पक्ष है, क्या करेंगे आप, उसको भी महत्व देंगे, ठीक है। उनको महत्व देते हुए उनको अपने साथ सम्मिलित करेंगे। उनके जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग या उनको जो भी शिक्षा देनी है उनके आधार पर करेंगे, ठीक है। उनको भी वैल्यू मिलेगी। तो उससे क्या होगा, अधिगम जो है प्रभावित होगा, प्रभावी होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, तो इसका मतलब ये है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को हम क्या करेंगे, महत्व देंगे और उनका उपयोग करेंगे। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे देखते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, ठीक है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है दोस्तों, बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे देखते हैं। बच्चों की में प्रभावशीलता ... के कारण हो सकती है। जो प्रभावशीलता होती है बच्चों में, वो आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है, ठीक है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से हो सकती है। अब देखिए, आनुवांशिकता तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ऐसे गुण, ऐसे लक्षण जिसको हेरिडिटी इंग्लिश में बोलते हैं, जो माता पिता से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। वातावरण आप जानते हो, वातावरण, ठीक है, क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण, ठीक है, वो सामाजिक वातावरण होता है, वो मौसम संबंधी वातावरण भी आप उसको कह सकते हैं, जलवायु संबंधी, और वातावरण एक आपके अंदर का भी वातावरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, जिसको NCF 2005 कहते हैं, तो इसने अपनी समाज ... से प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समाज ... से प्राप्त की है, ठीक है। देखिए, अपनी समाज जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्राप्त की है, मानवतावाद से प्राप्त की है, व्यवहारवाद से या रचनावाद से। तो दोस्तों, ये किससे प्राप्त की है, इसने रचनावाद से प्राप्त की है, ठीक है। NCF 2005 मैंने कहा है कि इसको आप जो है पढ़ लेना, ठीक है। NCF 2005 को आपको पढ़ना है, मैंने पहले ही कहा है आपसे दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। और लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की को वरीयता देंगे? देखिए, वाइगोत्स्की का आपको पता ही है, सामाजिक उसका उन्होंने नियम दिया है। तो आपने इसको लेव वाइगोत्स्की को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप किसको वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट को। आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ पढ़ना चाहिए कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर को बिल्कुल ठीक होगा। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, ठीक है। संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, क्या जो इसका ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि चाहे
बाहरी आकृतियां जो है बदल जाएं, लेकिन जो उसके भौतिक गुणधर्म होते हैं ना, जो गुण होते हैं वो वही रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे देखेंगे, गामक विकास से तात्पर्य हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों का उचित उपयोग। ठीक है, तो उचित उपयोग से, पैरों का उचित उपयोग मांसपेशियों के विकास से है। तो दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर शक्ति और गति से होगा इसका मतलब। ठीक है, पैरों का उचित उपयोग किससे होगा? शक्ति और गति से होने वाला है। आगे, निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है, किसको कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, आगे देखें, दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं लेकिन सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है, तो ये है दोस्तों गैसेल का। तो गैसेल ने कहा है कि दो व्यक्ति क्या होते हैं? समान नहीं होते, लेकिन सभी बालकों में विकास का क्रम क्या होता है दोस्तों? समान होता है। आगे देखें, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया। ठीक है, और फिर उसने क्या किया? अपने मन का और फिर चेतना का परित्याग किया। सबसे पहले उसने आत्मा का किया, उसके बाद मन का किया, उसके बाद उसने चेतना का किया। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। तो ये कथन किसका है? सबसे पहली बात तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की जब परिभाषा देते हैं ना, तो सबसे पहले कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? ये आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, और दूसरी बात ऐसा कहा गया कि ये मन का विज्ञान है। ठीक है, और तीसरा जो परिभाषा निकली वो निकला था क्या? कि ये किसका व्यवहार है? चेतना का विज्ञान है। अब जो है व्यवहार का अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है इस समय। तो इसीलिए ये कह रहा है कि अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए, यानी कि व्यवहार के विज्ञान को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी थी, ये किसने दी थी? प्रश्न पूछ रहा है, तो ये वुडवर्थ ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम सूचनाएं। तो ये क्या है? पोषण प्रकृति में प्रकृति से तात्पर्य है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व देखिए केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। मानव पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। ऐसा नहीं हो सकता है केवल वातावरण का या केवल आनुवंशिकता का, ऐसा नहीं हो सकता है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम क्या है? मानव का व्यक्तित्व। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखें, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सिगमंड फ्राइड ने किया था। इसका आपने पढ़ा होगा, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का क्या था। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है। ठीक है, पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है? टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आपको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपको फाइल्स में चेक करना। जैसे कोई बच्चे क्या होता है कि अभी मैंने ये वीडियो बना रखा लेकिन 2 महीने बाद आएंगे कि पीडीएफ दे दो। जितने ज्वाइन होंगे उतनी बार हम उतनी पीडीएफ नहीं दे सकते हैं। आपको क्या करना है? ग्रुप में ज्वाइन होना है, उसके बाद फाइल्स में चेक करना है और फाइल्स में आपको ये पीडीएफ वहां पर से मिल जाने वाली है। ठीक है, तो और इसके आंसर के लिए आपको दोस्तों यही वीडियो देखना होगा, यहीं पर आंसर मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलेंगे। और इस पीडीएफ को भी आप क्या करते हैं? बाकी लोगों तक शेयर कर सकते हैं, किसी को भी। ठीक है, चलिए आगे है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या? ठीक है, तो सामाजिकरण में क्या क्या सम्मिलित है साथियों? देखो, वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास जो है सामाजिकरण में सम्मिलित। देखिए, सामाजिकरण में क्या क्या? सांस्कृतिक संचरण और वैयक्तिक होना चाहिए था ये, हाँ सही है, वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास सम्मिलित होता है। ठीक, आगे डॉट के अनुसार इदम अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। ठीक है, तो किसके अनुसार होते दोस्तों? ये फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने कहा था कि इदम अहम और परा अहम क्या होते हैं? व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट होते हैं। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये क्या था? कोहलबर्ग ने। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? ठीक है, परंपरागत नैतिक स्तर से अधिकार संरक्षण अभिमुखता जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी ठीक होगा। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए ... का ज्ञान आवश्यक है। देखिए, मिश्रित आयु वर्ग, ठीक है, इसमें इस कक्षा में क्या है?
अलग अलग आयु वर्ग के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो टीचर के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, ऐसे शिक्षक के लिए क्या जरूरी है जिसकी कक्षा में ऐसे होंगे, तो भाई उसको अलग अलग आयु वर्ग में विकास किस तरीके से होता है, कैसा विकास होता है, विकास की क्या अवधारणाएं होती है, मानसिक जो मनोविज्ञान का नॉलेज है, ये सारी चीजों का उसको ज्ञान तो होना चाहिए ना, तभी तो कर पाएगा। यानी कि विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में, किस एज में, किस समय कैसा विकास होता है, विकास की क्या गति होती है और किस दिशा में और किस तरीके से होता है, इन चीजों का अगर शिक्षक को ज्ञान होगा तो वो क्या होगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। आगे अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी गई, तो किसके द्वारा रखी गई दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा रखी गई। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या होता है, मौलिक जो समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन करके जो नए नए तथ्य हैं उनको खोजना और जीवन में जो सही चीजें हैं, सत्य चीजें हैं, उनकी स्थापना करना या और नवीन सिद्धांतों का जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रतिपादन करना। ठीक है, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, आप कह सकते हैं कि अनुसंधान एक मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, मानव ज्ञान में वृद्धि करता है। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न हमको दिया है, ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जो करेक्ट होने वाला है वो विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक जो कार्य प्रणालियां हैं उनमें सुधार लाना क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। बाकी मैंने क्रियात्मक अनुसंधान आपको बता दिया है। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। अगर आप जो है मध्याह्न भोजन योजना के बारे में जानेंगे तो ये क्यों दिया जाता होगा, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि देश में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, या फिर बच्चा देखो एजुकेशन के लिए उन्होंने किताबें फ्री, कपड़े फ्री, सारे कुछ फ्री कर रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कई बच्चों के साथ कि उनको भोजन न मिल पा रहा हो। ठीक है, तो एक प्रकार से ये मानवतावादी है। ठीक है, मानवीय आप इसको कह सकते हैं, मानवीय कार्य है। ठीक है, तो मतलब कोई भी बच्चा जो है ऐसा ना हो विद्यालय में शिक्षा लेने आए जो भूखे पेट आए, तो इसीलिए सरकार ने उसके भोजन की व्यवस्था भी की हुई। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है, तो मानवीय इसका सही जवाब होने वाला है। आगे देखेंगे, बालकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में लागू हुआ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप बालकों लिखा है तो बालकों से मतलब है कि बालक और बालिकाओं दोनों से, छात्रों से, ठीक है, स्टूडेंट से। तो यहाँ पर दोस्तों 2009 अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ था, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है। देखिए, भाषा विकास को प्रभावित, बुद्धि भाषा विकास को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। भाषा का विकास प्रभावित करने के लिए बुद्धि भी रोल निभाती है। स्वास्थ्य के आधार पर भी आपका भाषा का विकास जो है प्रभावित हो सकता है। और जन संचार लिख दिया ये, तो ये होना चाहिए जन संचार। ठीक है, तो जन संचार के माध्यम से यानी कि लोगों में जो आपस में संचार है उसके माध्यम से भी आपका भाषा का विकास प्रभावित हो सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखेंगे, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, ठीक है, बहुत अधिक भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी हैं, तो यह स्थिति उत्पन्न करेगी। ठीक है, अब देखो अलग अलग हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमारी कक्षा में केवल हिंदी के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो हमको हिंदी ही का ही नॉलेज होगा, हिंदी के वहीं हम बात करेंगे, हिंदी का ही सारी कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन हमारे उसमें हिंदी भी बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ इंग्लिश बोलने वाले, कुछ पंजाबी बोलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हमको थोड़ी बहुत मात्रा में हम हिंदी भी समझेंगे, पंजाबी भी समझने लगेंगे, सारी चीज़ें हम समझने लगते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा बन सकता है, तो नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, ऐसा भी नहीं है, अध्यापक में कुंठा भी नहीं, तो सीखने के समृद्ध साधन क्या होंगे, इससे उन्नत होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की ... की योग्यता का आकलन करते हैं। देखिए, आप ये बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हो, इससे आपकी कौन सी योग्यता का आकलन हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आप सही उत्तर की पहचान करते हो। कई लोगों को लगेगा कि प्रत्यास्मरण करना, ठीक है, ये लगेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर को सही उत्तर की पहचान करना। आगे मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं,
आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। ठीक है, तो आप भाई शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बना दिया गया है आपको, तो आप जो है क्या योजना बनाएंगे। अब जब ये प्रश्न है तो इस प्रकार का प्रश्न डॉट डॉट का उदाहरण है दोस्तों। ये क्या है, उच्च स्तरीय अपसारी का उदाहरण है। ठीक है, अब अपसारी और अभिसारी आप समझते होंगे। ठीक है, अब अभिसारी का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह पर केंद्रित कर देना। ठीक है, और अभिसारी का मतलब होता है किसी भी चीज को बिल्कुल फैला देना, डाइवर्जेंट इसको बोला जाता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है ना, तो अपसारी का मतलब क्या हो गया, अपसारी मतलब अपसरित कर देना, यानी कि फैला देना, फैलाना मतलब विस्तार पूरा। ठीक है, अब अभिसारी का मतलब केंद्रित करना होता है, एक चीज को किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। सजीव कक्षा आप किसको बोलते हैं भाई, सजीव कक्षा, क्या उसमें प्राण होना चाहिए, बिल्कुल प्राण होना चाहिए, लेकिन प्राण कैसे आएंगे, है ना। तो कभी कभार हंसी का शोर ये नहीं होगा, पूर्ण रूप से शांति ये तो बिल्कुल निर्जीव कक्षा है। ठीक है, हालांकि टीचर बोलते कि शांत रहें, ठीक है, वो अनावश्यक शोर जो होता है वो नहीं होना चाहिए। शिक्षक छात्र वार्ता, ठीक है, बिल्कुल शिक्षक छात्र वार्ता। अब शिक्षक छात्र वार्ता का मतलब ये नहीं है कि गपशप चले हैं, क्लास के अंदर चले गए और वहां पर गपशप मार रहे हैं भाई, मतलब अनावश्यक बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। शिक्षक छात्र वार्ता का मतलब है कि टीचर भी बच्चों के साथ वार्ता करे, ठीक है, पढ़ाए और प्रश्न पूछे, और स्टूडेंट भी क्या करेंगे, टीचर से प्रश्न पूछेंगे जो है, और उसके बारे में जानेंगे, अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे, अपने डाउट क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों में जब आदान प्रदान होगा, विचारों का बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सजीव कक्षा। दोनों तरफ से चल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन हो गया है, 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कमेंट के लिए रखा है, आप लोग इसको कमेंट करके। शैशवावस्था में संवेग होता है स्थिर एवं स्पष्ट, अस्थिर एवं अस्पष्ट, स्थिर एवं अस्पष्ट या अस्थिर एवं स्पष्ट। तो शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं व्यक्ति के, वो कैसे होते हैं, तो जल्दी से आप क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे। ये आपके होमवर्क के लिए प्रश्न है, तो इसका आंसर हम कल देंगे। देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बाकी लोगों तक वीडियो को शेयर भी कर लो, और आपको टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।